सपना एक गरीब लड़की थी। उसकी माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। माँ के देहांत के बाद उसके पिता रमेश ने दूसरा विवाह कर लिया था। सपना की सौतेली माँ और उसकी बेटी पूनम सपना पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। सपना के परिवार में सिर्फ उसके पिता ही थे जो उसे बहुत चाहते थे। सपना बहुत सुंदर थी और एक दिन शहर के अमीर बिजनेसमैन राजेश प्रसाद उसके पिता रमेश से मिलने के लिए उनके घर आए। रमेश उन्हें घर के अंदर बिठाकर बोला, अरे आप तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजेश प्रसाद जी हैं। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपको क्या काम पड़ गया? आपके घर में एक बहुत ही कीमती चीज है, मैं उसी को मांगने आया हूँ। क्यों मजाक करते हैं? भला मुझ जैसे गरीब के घर में क्या कीमती चीज होगी? आपकी बेटी सपना हमें बहुत पसंद है। मेरा बेटा राजन एक दिन कार में यहाँ से गुजर रहा था और उसकी नजर आपकी बेटी सपना पर चली गई। वो उसी दिन से सपना को मन ही मन पसंद करने लगा। आज मुझे मेरे बेटे ने यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए भेजा है। मेरे तो भाग्य खुल गए, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ और आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं। अमीर और गरीब का संबंध भला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पुरानी बातों को नहीं जानता। दहेज के नाम पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को एक लाल जोड़ा पहनाकर हमें सौंप दीजिए। इतना कहकर राजेश प्रसाद वहां से चले गए। रमेश खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुश होते हुए अपनी पत्नी आरती से कहा, जो कि अंदर ही अंदर बेहद जल भुन गई थी। देखा आरती, अपनी सपना बिटिया के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। क्या खाक अच्छा रिश्ता आया है? कल मुंह ही कहीं की। एक बार भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकला कि तुम्हारी एक और बेटी भी है। नंदिनी सपना से छोटी है आरती, और मत भूलो राजेश प्रसाद के बेटे ने सपना को पसंद किया है। उसी ने अपने पिता को यहाँ पर भेजा है और तुम तो मेरी बेटी से शुरू से ही जलती आई हो। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी कहीं की राजकुमारी जो है ना, जो मैं उससे जलूंगी। आरती गुस्से में रमेश से बात कर ही रही थी कि तभी रमेश का पड़ोसी राजू वहाँ पर आ गया। राजू सपना को अपनी बहन मानता था। अंकल, मैंने सुना है कि दीदी का शहर के राजेश प्रसाद जी के घर से रिश्ता आया है। रमेश के कुछ बोलने से पहले ही आरती गुस्से से बोली, बकवास बंद कर। मैं सब जानती हूँ। तेरा और सपना का चक्कर चल रहा है बचपन से। अपने गंदे रिश्ते को छुपाने के लिए समाज में तुम दोनों ने भाई बहन के रिश्ते का नकाब ओढ़ रखा है। अपनी गंदी जुबान को लगाम दो आरती। मेरी बेटी पर इस तरह के लालछन मत लगाओ। आरती गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे के अंदर चली गई। कुछ ही दिनों में सपना और राजन का विवाह हो गया। सपना अपने ससुराल में बेहद खुश थी, मगर शादी के 5 दिन बाद अचानक एक रोड एक्सीडेंट में राजन की मौत हो गई। सपना के ससुराल वालों ने राजन की मौत का दोष सपना के ऊपर लगाया और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सपना रोती हुई फिर से अपने घर वापस आ गई। सपना को वापस देखकर उसकी सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। आ गई महारानी, अब यहाँ क्या करने आई है? अरे करमजली, जाते ही तूने अपने पति को खा लिया। अब क्या मेरी बेटी को भी खाने का इरादा है तेरा? ऐसा मत कहिए। मेरे पति नहीं रहे तो इसमें मेरा क्या दोष? सब दोष तेरा ही है उल्टा। अब कान खोलकर सुन ले, तेरे पहले वाले नखरे ना अब इस घर में नहीं चलेंगे। ऐसा मत कहो आरती, उस बेचारी का तो पहले से ही दिल टूटा हुआ है। अपनी बकवास बंद करो तुम, बहुत सुन ली मैंने। सपना बेचारी उस दिन से अपने ही घर में नौकरानी की तरह काम करने लगी। एक दिन राजू सपना का हाल चाल लेने के लिए आया ही था कि सपना अचानक काम करते करते बेहोश हो गई। राजू तुरंत डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर सपना का चेकअप करने के बाद बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, ये प्रेग्नेंट है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया, मगर डॉक्टर के जाते ही ये लो, अब ये एक और नया कारनामा। पहले तो ये विधवा थी, अब ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी हो गई। अरे भला विधवा कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मुझे हमेशा से ही शक था कि इसका उस नामुराद राजू से चक्कर चल रहा है। आखिरकार इस नामुराद ने मुंह काला कर ही लिया और गर्भवती हो गई। अब हम समाज के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे मेरी बेटी के तो रिश्ते आने को भी मुश्किल हो जाएंगे। ऐसा मत कहिए, मैं पवित्र हूँ। मेरी कोख में बच्चा मेरे पति राजन का है। झूठ मत बोल,
तूने राजू के साथ मुंह काला किया है। नहीं माँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। अरे तेरी बात का यकीन कौन करेगा? सती सावित्री, जाकर अपनी ससुराल में जाकर मर। ये क्या कह रही हो तुम? इसके ससुराल वालों ने तो पहले ही इसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो क्या करूं? इस कलमुही को सारी जिंदगी सर पर बिठा कर रखूं? मेरी एक और बेटी है, मुझे उसकी शादी भी करनी है। अब ये एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। मत भूलो आरती कि इस घर में सपना का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा और मेरा है। कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? मत भूलो कि शादी के बाद तुमने इस घर को मेरे नाम कर दिया था। इतना ही नहीं, अगर अपनी बेटी का बुरा लग रहा है तो तुम भी निकल जाओ उसी के साथ, बीमार कहीं के। ये क्या कह रही हैं आंटी आप? मुंह बंद कर और निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूं। आरती ने सपना को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सपना रोती हुई अपने ससुराल में चली गई, मगर ससुराल में राजन के पिता सपना को देखकर आग बबूला हो गए। राजन के पिता सपना की ओर देखकर गुस्से में बोले, निकल जा यहाँ से। आते ही तुम मेरे बेटे को खा गई। मुझे तो गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए थी। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब उसके बाद अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर मेरे घर आई है, और इस पाप को मेरे बेटे का अंश बता रही है। निकल जा यहाँ से। राजेश ने भी सपना को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सपना रोती हुई रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने के लिए चली गई कि तभी राजू ने उसे बचा लिया। सपना ने देखा कि राजू के साथ उसका बीमार पिता भी खड़ा हुआ था। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे मर जाने दो राजू। मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को कोई अपनाने को तैयार नहीं है। सब मेरे ऊपर बस इल्जाम ही लगा रहे हैं। मैं इस बात का यकीन करता हूँ बेटी कि तुम्हारे पेट में तुम्हारे पति का बच्चा है। राजू का दूसरे शहर में एक और घर भी है। मेरी राजू से बात हो गई है, हम दोनों अब वहीं रहेंगे। रमेश अपनी बेटी को राजू के साथ दूसरे शहर लेकर आ गया। राजू ने उन दोनों की बहुत देखभाल की। 9 महीनों के बाद सपना ने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। सपना एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वो अब उसी शहर में जॉब करने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन सपना ऑफिस से घर आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक औरत बेहोश दिखी। सपना ने देखा कि वो उसकी सौतेली माँ आरती थी, जिसकी हालत बेहद बुरी हो चुकी थी। सपना उसे अपने घर ले आई। सपना, तुम इस मक्कार औरत को यहाँ क्यों ले आई? इसने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं? आरती फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए जी। आप दोनों के जाने के बाद नंदिनी ने मुझसे धोखे से मकान अपने नाम करवाकर चुपके से बेच दिया और एक लड़के के साथ भाग गई। नए मकान मालिक ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। सपना, मुझे उसी की सजा मिली है। आपने मुझे सौतेला समझा है, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी सगी माँ ही माना है। आरती की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उस दिन के बाद वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। रेखा बचपन से ही हर काम के लिए अपनी बड़ी बहन मंजू के ऊपर आश्रित रहती थी। मंजू की शादी होने वाली थी। एक दिन, अभी तक मैं तुम्हारे कपड़े संभाल लिया करती थी, मैं तो कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी। तब तुम्हें माँ के साथ सब काम भी करना होगा और अपने कपड़ों और अलमारी का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। जब तक तुम हो मैं क्यों अपना सर खपाऊं? मंजू की आंखें भर आई। प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए, तुम मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाती हो रेखा। ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी सब कुछ? अभी ससुराल जाने में बहुत समय है, पहले तुम तो जाओ। मंजू की शादी के बाद रेखा बहुत रोई। एक तो उसके जाने का गम, दूसरे काम का बोझ। एक हफ्ते बाद, माँ, मुझसे इतने काम नहीं होते। कोई जरूरत नहीं है सारे काम खुद करने की, कोई काम वाली रख लो ना। मुझे कॉलेज का बहुत काम करना पड़ता है। अभी तक मंजू थी तो काम की सारी जिम्मेदारी संभाले हुए थी, उसके जाते ही काम वाली रख लूं? नहीं, तुमसे नहीं होता तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। धीरे धीरे रेखा ने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लिया। उसकी शादी की बात घर में चलने लगी थी। शादी होकर ससुराल आई तो घर में एक ननद रीनी और देवर विजय भी थे। बहू के आने पर सास को उम्मीद थी कि बहू रसोई और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। रेखा ने आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल भी ली थी। अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती।
माँ जी लाइए, आपके बालों में कलर लगा दूं। कितनी अच्छी लगेंगी आप। अरे नहीं बहू, इस बुढ़ापे में क्या सजना संवरना। लेकिन रेखा ने जबरदस्ती उनके बाल कलर कर दिए। रिनी को भी खूब प्यार करती थी वो। विजय के साथ भी खूब गपशप करती थी। भाभी, मुझे ये स्टैटिक्स जरा समझा देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। शादी को 3 महीने ही हुए थे। रविवार के दिन सब ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। भैया आज बोटिंग पर चलते हैं। गुड आइडिया, बहुत मजा आएगा। सब बोटिंग के लिए गए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ गया और अजय, जो कि किनारे पर ही बैठा था, पानी में गिर गया। विजय पानी में कूद गया, पर थोड़ी देर बाद ही खाली हाथ वापस आ गया। किनारे पर आकर जाल भी डाला गया, पर अजय का पता ही नहीं चला। पूरा परिवार सदमे में आ गया। मैं रेखा के माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहते कहते वो बेहोश हो जाती हैं। सारे रिश्तेदार जो कुछ दिनों पहले शादी में आए थे, अब मातम के लिए आ रहे थे। रेखा तो बिल्कुल मूक हो गई थी। परसों की रात ही तो उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर उन दोनों ने उस रात कितने सपने सजा डाले थे। उसके मम्मी पापा और मंजू दीदी भी आए थे, पर कोई उसको रुला नहीं पाया। रेखा, तुम माँ के साथ चली चलो। नहीं दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी पापा और दीदी वापस चले गए। मैं बोटिंग की बात ना करती तो भैया को कुछ ना होता। दूसरे दिन गांव से अजय की ताई जी आई। अजय की माँ, बहू से कहो उसकी चूड़ियाँ तोड़नी होगी और मांग का सिंदूर भी मिटाना होगा। रेखा चुपचाप सारे कर्मकांड करवाती रही। आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी नहीं गिरा। उसको किसी तरह रुलाओ, वरना ये सदमा इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ताई जी, उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है? बेटा, हमने भी वैधव्य का जीवन गुजारा है, पर ऐसे चुप थोड़ी ना हो गई थी। मैं तो सिर्फ 16 साल की थी जब तुम्हारे ताऊजी खत्म हो गए थे। तभी अजय के मम्मी पापा आ गए। विजय, जरा हमारे साथ आओ। क्या बात है पापा? विजय, रेखा के पापा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि रेखा को ले जाना चाहते हैं। पापा, भाभी को भेज दीजिए, उनके लिए भी यही ठीक रहेगा। विजय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पापा। विजय, मैं चाहता हूँ कि तुम रेखा से शादी कर लो बेटा। घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों ने ही मेरी शादी नीलू से तय की थी। मैं तो नीलू से ही शादी करना चाहता हूँ। मैंने भाभी को कभी उस नजर से नहीं देखा। विजय, ये हमारी बदनसीबी है कि नीलू को हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अजय का बच्चा रेखा की कोख में पल रहा है। ऐसा ना होता तो उसकी दूसरी जगह भी शादी हो सकती थी, पर हम अजय की आखिरी निशानी कैसे छोड़ सकते हैं? माँ, तुम लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली। मैं क्या कह सकता हूँ? ये कहकर वो तुरंत घर से निकलकर सीधा नीलू के घर पहुंच गया। विजय, भाभी कैसी है? बहुत बड़ी अनहोनी हो गई उनके साथ। कैसे काटेंगी अपनी जिंदगी? नीलू, अजय के जाने के बाद अब हमारी जिंदगी पर भी ग्रहण लग गया। मतलब? भाभी अजय के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए मुझे उनसे शादी करनी होगी। लेकिन विजय, मेरा क्या होगा? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा। अगर हमारी शादी हो गई होती तब क्या होता? ऐसे तो अजय को कुछ नहीं होता, तब क्या होता? अभी सामने जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में बात करो। तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तुम जाओ विजय, मेरी चिंता मत करो। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। विजय घर वापस आकर, माँ, पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर नीलू को भूलने में समय लगेगा, इसलिए मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। मैं रेखा के माता पिता को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अभी बहू को उसके हाल पर ही छोड़ दें। 1 महीने बाद, माँ, इस शादी में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही साधारण ढंग से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। रेखा के माता पिता की उपस्थिति में रेखा विजय के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। अपने बच्चे के बारे में सोचकर रेखा ने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जब तक तुम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। विजय, तुम बहुत महान हो। ये कहते कहते रेखा की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। अजय के माता पिता ने अपने बेटे का गम भुलाकर अपनी विधवा बहू का जीवन सुधारने का
अत्यंत सराहनीय कदम उठा लिया था। संजय ने घर में घुसते ही आवाज लगाई। निधि, निधि कहाँ हो भाई? क्या हुआ? चलो शादी में जाने की तैयारी करो, सुजाता की शादी का कार्ड आ गया है। सुजाता निधि की बहन की इकलौती बेटी थी। इसी साल उसने MBA किया था। शादी में वो लोग पहुंच गए थे। बारात जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचा तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि लड़की भाग गई है। काफी हंगामे के बाद बारात वापस चली गई। सुजाता ने ये क्या किया? सुजाता तो पार्लर से ही कैब लेकर अपने दोस्त अनुराग के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सुजाता जब अनुराग के घर पहुंची तो अनुराग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही। आप कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी लड़की के साथ रंगरलिया मना रहे हो। तो मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। सुजाता निराश होकर घर की तरफ लौट गई। पूरी कोठी में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी तो वो पिछले दरवाजे से अंदर जाने को हुई। तभी माँ की चित्कार सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ। लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई और टिकट लेकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे नीलिमा, तुम? सुजाता, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी? और लोग कहाँ हैं? बस नीलिमा, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है, गुड़िया। इसी के इलाज के लिए मुंबई जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पतिदेव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे? सुजाता, मेरे पति नीलेश इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओह, ये तो बहुत दुखद है। नीलिमा, मैं जरा कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ, ठीक है। तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? सुजाता ने नीलिमा को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस आदमी हैं, उनके कई कारखाने हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह, थैंक्स नीलिमा। मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी ना सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। सुजाता की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सुजाता, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने नीलेश के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन लोगों ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे ये पत्र लिखकर बुलाया है। नीलिमा ने पत्र उसके हाथ में पकड़ा दिया। पत्र पढ़कर सुजाता ने उसे दे दिया। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों अपनी सीट पर ही सो गई। सुजाता की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गाड़ी मुंबई पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक एक धमाका हुआ और ट्रेन थरथराती हुई पटरियों से उतर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पूरे डब्बे में चीख पुकार मच गई थी। सुजाता ने बच्ची को गोद में उठा लिया, पर नीलिमा नीचे गिर पड़ी थी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। अचानक डब्बे में बहुत सारे बचाव कर्मी आ गए घायलों को ले जाने के लिए। मेरी नीलिमा को बचा लो। वो उसका कुछ सामान और अपना बैग उठाकर बच्ची के साथ नीचे उतर गई थी। सुजाता, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। नीलिमा की आंखें बंद हो गई थी। सुजाता की रोते रोते हिंचकियां बंध गई थी। अब मैं क्या करूं?
नीलिमा को छोड़कर कैसे जाऊं? तभी कुछ लोग आए और नीलिमा का निर्जीव शरीर उठाकर ले जाने लगे। आपकी परिचित है ये? नहीं, मैं नहीं जानती। उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर मुंबई में नीलिमा के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। नीलेश के पिता राय साहब ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी नीलिमा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। नीलेश की माँ मालती देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, अल्लाह, बच्ची को मुझे दे दो। रदिया, नीलिमा भाभी का सामान नीलेश के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो, चलो। सुजाता इस नए परिवेश में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सब कुछ करती रही। कमरे में गई तो नीलेश की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। नीलिमा की भी यही इच्छा थी। सुजाता ने वहां आने से पहले ही नीलिमा की अटैची में से अपने लिए एक सफेद साड़ी निकालकर पहन ली थी। मैं कुंवारी विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। सामने मालती देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना था कि मुंबई आने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चलो खाना खाकर आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। गुड़िया तो अपने दादाजी के साथ खूब मस्ती कर रही है। जी माँ जी। सुजाता खा पीकर सोई तो बहुत देर तक नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने गुड़िया का चेकअप करके ऑपरेशन की डेट दे दी। ये बच्ची ठीक हो जाए तो मैं इन लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी। कुछ दिनों में ही वो घर उसे अपना सा लगने लगा था। राय साहब भी उसको बहुत मानते थे। उसने सास ससुर दोनों का ही दिल जीत लिया था। कुछ महीनों बाद गुड़िया का ऑपरेशन हो गया। अब वो स्वस्थ हो गई थी। उसको वहां रहते हुए 1 साल होने को आया। बाबूजी के साथ वो फैक्ट्री भी जाने लगी थी। अब समय आ गया है कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसकी कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। वो नीलेश का दोस्त है। सुजाता ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो तुरंत अंदर चली गई। बाबूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती थी, पर क्या? बोलो। सुजाता ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ नीलेश की मौत और दूसरी तरफ नीलिमा की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे इस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है बेटी। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। सुजाता ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव से हो गई। उसका जीवन खुशियों से भर गया था और अब वो सुहागन थी।